Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered into our class number 3 of electrochemistry. In our today's video, we are going to understand about the Nernst equation and we will be learning about the relationship between standard Gibbs free energy and standard electrode potential of the cell. In the ending of the video, we will be solving some questions in order to enhance our understanding, and that will be enough for this video. So let me just share the screen with you all, and here we are. Yeah. So this is electrochemistry part number 3. सबसे पहले हम देखेंगे what is Nernst equation. Nernst equation is actually the relationship between cell potential and reaction quotient of the redox process of a cell. हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही होती है। इसका प्रमाण हम देख चुके हैं पहली 2 वीडियोस में, और सेल पोटेंशियल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देख चुके हैं। पहले ये जान लेते हैं कि रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, और उसके बाद हम इसके रिलेशन के बारे में जानेंगे। सो रिएक्शन कोशेंट क्या है? बेसिकली इट गिव्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन ले रहे हैं जहां पे M1 M2 आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड N1 N2 आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो रिएक्शन कोशेंट को हम QC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे पहले हम न्यूमरेटर में लिखेंगे प्रोडक्ट्स रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्री। तो इस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। क्यूसी को क्या बोला जाता है? एक तो रिएक्शन कोशेंट, और दूसरा नेम जो आपको देखने को मिल सकता है दैट इज बेसिकली मास एक्शन रेशियो। So these two are the words, these two are the terms which you can use for QC. Fine. Now let us see that what is the relationship between cell potential and reaction quotient. So Nernst gave an equation. E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log to the base 10 QC. Now this is the equation which was given by Nernst, and it signifies the relationship between E cell and reaction quotient. तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें? यहाँ पे अगर हम R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड टेम्परेचर हम ले 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट किया जाए वी विल बी गेटिंग 298 केल्विन। सो लेट अस राइट 298 ओवर हियर, एंड n is the number of electrons involved in the whole process and F is the Faraday, and basically Faraday constant है, इसकी वैल्यू है 96500 कूलम। Then we will be writing the same over here. I'm not just putting the value of QC over here. You all know very well कि ऊपर हमने लिखा हुआ है. So let's not complicate the things and let's solve this, right? इसको solve करते हैं and we will be getting 0.0591 divided by n log to the base 10 QC. तो ये है हमारे पास E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log to the base 10 QC. So this is the equation which was given by Nernst. दोनों ही हम यूज कर सकते हैं, ये वाला भी यूज कर सकते हैं। अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो डायरेक्टली यूज कर लेंगे, अगर टेम्परेचर को छोड़ दे रखा है तो हम ये यूज कर लेंगे। This is electrode potential of the cell. This is standard electrode potential of the cell. अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को वहां पे आपको एक चीज एक्सप्लेन करनी है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे हर किसी की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मेंशन कर रखी है, स्टेट मेंशन कर रखी है। यहाँ पे सिल्वर का सॉलिड है, निकल 2 पॉजिटिव ऑब्वियसली अपनी एक्वस फॉर्म में होगा, ये आयन भी अपनी एक्वस फॉर्म में होगा, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। तो आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है, जब मैंने आपको ऊपर इक्वेशन बताई, यहाँ पे मैंने चारों की चारों स्टेट्स गैसियस फॉर्म में ली थी। तो गैसियस फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। गैसियस के केसेस में हम प्रेशर के टर्म में बात करते हैं,
एक्वस सोल्यूशन के केसेस में हम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास सॉलिड हो तो उसमें हम यूनिटी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया। गैसेस के केस में बिल्कुल सेम ऐसा ही है। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिखा सी का और फिर इसके ऊपर इसकी स्टोइकियोमेट्री लिख दी, फिर पार्शियल प्रेशर लिखा डी का, फिर उसके ऊपर उसकी स्टोइकियोमेट्री लिख दी, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उसकी स्टोइकियोमेट्री, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी उसकी स्टोइकियोमेट्री। ये तब अगर गैसेस की फॉर्म में है। अगर एक्वस मीडियम की फॉर्म में हमें दे रखा है तो हम कॉन्सेंट्रेशंस लिखेंगे। यही अगर हमें सॉलिड फॉर्म में कुछ भी दे दिया जाए तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी मांगते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले रिएक्शन कोएफिशिएंट ही लिख लेते हैं, क्योंकि ईएमएफ फाइंड आउट करनी है। तो ईएमएफ फाइंड आउट करने का रिलेशन तो हमारे पास है ही है, वो तो हम देख लेंगे, बट पहले क्यूसी फाइंड आउट करनी। तो यहाँ पे निकल टू पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में दे रखा है, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है तो ऊपर 1 लिख दीजिए। फिर सिल्वर है, सिल्वर की स्टोइकियोमेट्री 2 है तो आप लिख दीजिए। उसके बाद रिएक्टेंट्स का, निकल की स्टोइकियोमेट्री 1, एजी पॉजिटिव की स्टोइकियोमेट्री 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो निकल टू पॉजिटिव है क्योंकि वो अपनी एक्वस फॉर्म में है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम कंसीडर करेंगे 0.16। सिल्वर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, इस वजह से इसको हम यूनिटी कंसीडर करेंगे 1^2। ठीक है, 1/2। और फिर निकल सॉलिड फॉर्म में है तो इसको भी हम यूनिटी कंसीडर करेंगे 1^1। एंड देन सिल्वर क्योंकि एक्वस फॉर्म में है तो इसकी हम कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करेंगे, वी विल बी राइटिंग लाइक 0.002^2। Let's solve this and we will be getting what? We will be getting 4 into 10^4। ठीक है, कैसे देख सकते हैं, 0.16 डिवाइडेड बाय 0.002 into 0.002। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग 4 into 10^4। After that, let's write the relation that E cell is equal to E naught cell minus 0.059 0.059 upon n log to the base 10 and then QC। ई नोट सेल की वैल्यू अगर दे रखी है इट्स वेरी गुड, अगर नहीं दे रखी तो फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए कैथोड और एनोड की वैल्यू दे रखी होगी तो वो भी हम क्वेश्चन कर लेंगे। पहले ये देख लेते हैं। बेटर ये है, ई नोट सेल की वैल्यू है प्लस 1.05 वोल्ट एंड देन 0.059। अब एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। कोई भी ले लो, जैसे ये देखो निकल से निकल टू पॉजिटिव जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो 2 लिख दीजिए। फिर लोग हमने अभी क्यूसी की वैल्यू फाइंड आउट की, ये क्या है 4 into 10^4। तो यहाँ पे यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। अगेन log कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास log a भी है तो हम इसको लिखेंगे log a प्लस log b। इसी तरीके से अगर log a⁻n है तो हम लिखेंगे n log a। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज यूज करके हम log की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे log 4 प्लस log 10^4, log 4 प्लस 4 into log 10। ठीक है, इनकी वैल्यूज लिखकर हम देख सकते हैं। जैसे देखिए log 4 को कैसे लिख सकते हैं, log 4 को हम लिख सकते हैं 2^2। तो 2 into log 2 प्लस 4। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010 and then adding them up we will be getting the value। we will be substituting this value instead of this and later on by solving we will be getting 0.911 watt। तो इस तरीके से करना है, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, सिर्फ क्यूसी को फाइंड आउट करने का आपको तरीका पता हो, ये पता हो कि यहाँ पे पावर्स कैसे लेके आनी है। स्टोइकियोमेट्री को ही लिखना होता है बेसिकली। ठीक है, उसको लिखिए और आपके पास क्यूसी आ जाएगा, देन यू अप्लाई द नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके देन, अब हम आगे देखते हैं कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अभी जो हम ऊपर देख के आए हैं वो हम देख के आए हैं नर्स्ट इक्वेशन का। कैसे, हमने देखा नॉर्मल ई सेल के बारे में, है ना, हमने ई सेल का रिलेशनशिप देखा क्यूसी के साथ।
अब हम देखने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ रिलेशन। तो थर्मोडायनामिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। यहाँ पे नेचुरल लॉ होता है, ठीक है। डेल्टा जी हमारे पास फ्री एनर्जी चेंज है टी डिग्री सेल्सियस पे या टी केल्विन पे, और डेल्टा जी नॉट जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस की, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में प्रेशर 1 atm आता है, टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस आता है, कॉन्सेंट्रेशन हमने 1 मोलर ले रखी होती है, ठीक है। तो हम ना अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। इक्विलिब्रियम पे हमारे पास डेल्टा जी जो है वो 0 होता है, और ये जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है ये के बराबर हो जाता है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। तो डेल्टा जी को 0 पुट किया, देन वी विल बी हैविंग डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन के, एंड देन डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अगेन हमें डेल्टा जी नॉट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन मिल गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल कैसे आएगा, देखते हैं जरा। हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन से क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log ऑफ क्यूसी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक की कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है कि ई सेल इक्विलिब्रियम के ऊपर ई सेल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है तो मैं आपको बताऊंगी, बट अभी के लिए देख लो कि ई सेल जो है वो 0 हो जाता है एट इक्विलिब्रियम, और क्यूसी क्या हो जाता है, केसी के बराबर, ठीक है। तो अभी इसकी एक बार वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे लिखिए ई सेल 0 है, फिर यहाँ लिखो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। अगर 0.059 अपॉन एन भी नहीं लिखना तो आई वुड सजेस्ट कि आप वही लंबे वाली फॉर्म लिखो, आर टी बाई एन एफ एल एन के सी लिख लो, ठीक है ना, वो बेटर है क्योंकि उसमें फिर आप जनरलाइज बेसिस कंसेप्ट को लगा पाओगे। तो ये लिख दिया, एल एन क्यू सी लिख दिया। अब आप ई नॉट सेल is equal to minus RT by NF ln QC। नेगेटिव साइन को इधर ले जाओ, NF को इधर ले जाओ, and you will be getting this, you will be getting this। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे QC क्या हो जाता है, K, तो K पुट कर दीजिए हर जगह, कर दीजिए, ये रहा, ठीक है। RT ln K आपके पास आ जाता है। अब अगर आप देखें यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो अगर ये नेगेटिव साइन को इधर ही रखे तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस डेल्टा जी नॉट, और यहाँ क्या आ जाता है, एन एफ ई नॉट सेल, यानी कि डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है जब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो ये रिलेशन है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मैंने आपको बोला था कि ई सेल जो है वो 0 होता है एट इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि जब हम रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का ग्राफ भी देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है कि यहाँ पे ई नॉट सेल जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, सॉरी जो ई सेल है वो हमारे पास क्या हो जाता है, 0, ठीक है। कैसे, जैसे ये रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है, ये एक टाइप के कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है, ये एक टाइम पे आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब भी हम ईएमएफ की बात कर रहे होते हैं या जब भी हम ई सेल की बात कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे हम किसका, एनोड का, क्योंकि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। रिडक्शन पोटेंशियल हम लेंगे कैथोड का, ठीक है, क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है। और हमने ये भी सीखा था कि क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हमारे पास डेटा भी होता है वो यही बोलता है कि जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है अगर आप उसको रिवर्स कर दोगे
तो वो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, है ना, सिर्फ इतना ही होता है। जैसे जस्ट सपोज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो इसको अगर मैं नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कर दूं तो कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन हम चेंज कर दें तो वही उसका रिडक्शन पोटेंशियल आ जाता है। तो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ में शो किया कि एक टाइम पे ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। बराबर हो जाते हैं तो एक दूसरे को कट कर देंगे, कट कर देंगे तो ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है जी, क्लियर है। ई सेल की वैल्यू 0 है, आपने उसको पुट किया और डेरिवेशन से हमारे पास ये रिलेशन आ गया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एक हमारे पास ये वाला रिलेशन है, माइनस आर टी एल एन के। क्लियर। अब हम करेंगे इसके 3 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास कॉपर टू पॉजिटिव के बारे में। इतनी चीज इस सवाल को करने से पहले लिख लीजिए कि डेल्टा जी को आप सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हो, ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन यही कहीं आप ईएमएफ को करने लग जाओ तो आपका आंसर गलत आएगा। तो जब भी आपको ईएमएफ भी कैलकुलेट करनी है तो आपको विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी ही करनी है। ठीक है। अब जैसे आपको पहली इक्वेशन दे रखी है कि कॉपर टू पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव में बदल रहा है, यानी अगर इसकी रिडक्शन होती है तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। कॉपर पॉजिटिव से कॉपर में बदलने का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। जिसका फाइंड आउट करना है पहले तो उसकी इक्वेशन लिख लीजिए। लिख ली, ठीक है जी, ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 है, और इधर अगर बात करें तो क्या है, 2। हमें फाइनल क्या चाहिए कि कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि खुद सोचो, कॉपर टू पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स कॉपर पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ये चीज लिख लेते हैं तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों ऐड अप कर जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये ऑपोजिट साइड है। सो वी विल बी गेटिंग आवर नेट इक्वेशन कॉपर टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉपर। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, डायरेक्टली नहीं करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी से करेंगे। ठीक है, अगर इसकी गिब्स फ्री एनर्जी 1 है, इसकी जो है वो 2 है, तो इसकी हम क्या मान लेंगे, 3। सो डेल्टा जी 3 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी 1 नॉट प्लस डेल्टा जी 2 नॉट माइनस एन एफ ई 3। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये हम कर रहे हैं। आपको मालूम है इन सब में एन की वैल्यू भी चेंज होनी है। जो कैंसल आउट हो रहा है कॉमन कंपोनेंट वो है फेराडे, तो फेराडे को हम कैंसिल कर देते हैं। N1 की वैल्यू पुट कर दी, E3 नॉट हमें मालूम नहीं, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। N2 की वैल्यू 1 है, E1 नॉट की वैल्यू 0.15 है। N2 की, ओके ओके ओके, मैंने गलती से यहाँ पे ये लिख दिया था, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। यहाँ पे 3 आएगा, है ना। और यहाँ पे आना था 1 और इधर आना था 2। ठीक है, तो N2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, और फेराडे तो हम कट कर चुके हैं। E2 नॉट की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0.5। ये रहा E2 नॉट, ये रहा E1 नॉट। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, -0.15 -0.5, और यहाँ पे क्या है, E3 नॉट। यहाँ पे नेगेटिव को अगर हम कॉमन निकाल लें सो वी विल बी गेटिंग 0.5, और यहाँ पे है माइनस E3 नॉट। E3 नॉट का नेगेटिव और इसका नेगेटिव कट जाएगा, सो वी विल बी गेटिंग प्लस 0.65 वोल्ट। क्या किया है, कुछ नहीं, नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी लिखी है, माइनस N1 Fe1 नॉट माइनस N2 Fe3 नॉट, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट की। क्लियर दैट। यहाँ पे एक और चीज आपको देखनी है, वो क्या देखनी है कि E3 नॉट के आगे 2 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो 2 लिख रहे हैं। इसको एंडिंग में 2 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल बी गेटिंग 0.325 वोल्ट।
0.325 वोल्ट। तो 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करने से पहले आप थर्ड क्वेश्चन कीजिए, वो ज्यादा बेटर है क्योंकि ये आसान है। फिर आप ऊपर वाला करना, ऊपर वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो Fe2 पॉजिटिव से Fe का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव का दे रखा है। हमें इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसको एक रिडॉक्स प्रोसेस की फॉर्म में लिखते हैं, Fe प्लस 2Fe2 पॉजिटिव। अब ये 2Fe2 पॉजिटिव है तो इसको हम 2Fe3 पॉजिटिव एक लिख देते हैं और एक Fe3 पॉजिटिव को इसके साथ लिख देते हैं। देखो कुछ फर्क नहीं है ना, 3 को मैंने सिर्फ 2 और 1 में स्प्लिट किया है और कोई भी चेंज नहीं है। तो अब देखते हैं। ओके, सो Fe से Fe3 पॉजिटिव जा रहा है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव जा रहा है। जब Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव जा रहा है तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोडिक रिएक्शन दे रखी है, एनोडिक हाफ रिएक्शन। जब Fe से Fe3 पॉजिटिव जा रहा है तो आपको क्या दे रखी है, कैथोडिक हाफ रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव जब जाया जा रहा है, देन व्हाट इज दिस बेसिकली, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास Fe3 पॉजिटिव से, यहाँ पे आई थिंक मैंने रिएक्शन लिखी है गलत, है ना। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ थी तभी मैं सोच रही हूँ कि क्या है। यहाँ पे 3 पॉजिटिव आएगा, अब आएगा आंसर सही। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 पॉजिटिव। या अब देखो, अब होगा सही। Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है ना। रिडक्शन किसमें होती है, कैथोडिक हाफ रिएक्शन में। Fe से Fe2 पॉजिटिव जा रहा है तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, यानी ये है हमारे पास एनोडिक हाफ रिएक्शन। तो नॉर्मल ई सेल क्या होता है, ई सेल हमारे पास यही होता है कि हम कैथोड माइनस एनोड करते हैं, तो कैथोडिक रिएक्शन है ना, कैथोड माइनस एनोड फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनोड। तो कैथोड Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव वाला है, यानी कि 0.771। और एनोड, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड क्या है हमारे पास, Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, तो उसका हमारे पास यहाँ दे रखा है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, तो आप लिख दीजिए -0.441। ध्यान रखना ये रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, इसलिए हमने डायरेक्टली यूज कर दिया। अगर ऑक्सीडेशन दे रखा होता तो हम इसको इन्वर्स कर देते। तो अब 0.771 प्लस 0.441 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1.212 वोल्ट। क्लियर। तो इस तरीके से ये सवाल करना था। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें दोनों कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को वैसे ही लिख लेते हैं जैसे हमने लिखा था, कॉपर पॉजिटिव प्लस कॉपर पॉजिटिव फॉर्म्स Copper2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अब कॉपर पॉजिटिव से जब Copper2 पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ पे एनोडिक रिएक्शन है क्योंकि ये हो रही है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रही है, कैथोडिक रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। ठीक है जी। तो अगर हमें ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है तो हम कैथोड माइनस एनोड का करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमें इसी के लिए ई नॉट सेल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कैथोड क्या है, कैथोड हमारे पास है कॉपर पॉजिटिव, कॉपर वाला। क्या कॉपर पॉजिटिव और कॉपर का कोई डेटा दे रखा है, नहीं दे रखा, तो सबसे पहले उसको फाइंड आउट करके आएंगे। अच्छा, एनोडिक के लिए हमारे पास कॉपर पॉजिटिव और Copper2 पॉजिटिव का चाहिए, वो हमारे पास दिया ही हुआ है। कॉपर पॉजिटिव और Copper2 पॉजिटिव का डेटा दिया हुआ है, दैट इज 0.15 वोल्ट। कॉपर पॉजिटिव और कॉपर का फाइंड आउट करने के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा, दैट वी विल बी सॉल्विंग जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में करते थे। जैसे अब इसका दे रखा है तो ये क्या है, Copper2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कॉपर पॉजिटिव। यहाँ पे N1 क्या है, 1। इसका इवन नॉट क्या दे रखा है, 0.15 वोल्ट। फिर दूसरी रिएक्शन लिखते हैं, Copper2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स कॉपर, और यहाँ पे E2 नॉट क्या है, 0.34 वोल्ट। ठीक है, तीसरी हमें जिस रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करना है वो है कॉपर पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म कॉपर। यहाँ पे N3 क्या है, 1। यहाँ पे N2 क्या है, 2। अब हमें E3 नोट फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो इन्हीं दो इक्वेशंस की तिगड़मबाजी करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे,
देखो यहाँ पे माइनस डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G3 नॉट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स कर दें और इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास ऑटोमेटिकली तीसरी आ जाती है। कैसे? अगर पहली वाली को रिवर्स करते हैं तो हमारे पास कॉपर टू पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन आता है। रिवर्स करने का मतलब वही ना कि नेगेटिव कर दो तो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन हम एज इट इज ले रहे हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर टू पॉजिटिव और इसके एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉपर पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म कॉपर। तो इस बेस से हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है। तो अब कुछ नहीं है, अब आप इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। माइनस NF E1 नॉट माइनस N2F E2 नॉट माइनस N3F E3 नॉट। N1 की वैल्यू 1 आ गई, F तो ऑब्वियसली कट जाएगा क्योंकि सब में सेम आएगा। E1 नॉट की वैल्यू 0.15, यहाँ पे N2 की वैल्यू 2 और E2 नॉट की वैल्यू 0.34, N3 की वैल्यू 1 और E3 नॉट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्व कीजिए, यू विल बी गेटिंग 0.53 वोल्ट। तो अब आपके पास कैथोड की वैल्यू आ गई है 0.53 वोल्ट, एनोड की वैल्यू 0.15 दे रखी थी। तो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए और देखिए क्या आंसर आए। 13 में से 5 गए 8, 4 में से 1, yes, so you will be getting 0.38 volt, so your answer will be 0.38 volt। कैसे किया? हमने सबसे पहले यहाँ से फाइंड आउट की वैल्यू और इसको यहाँ पे डाला क्योंकि दो क्वेश्चंस का मिक्सचर था, फर्स्ट और थर्ड का मिक्सचर सेकंड क्वेश्चन था। सो आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं भी अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।